बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का है। अजीत, प्रियांश, कुसुम, प्रेम कुमारी और संदीप जी, सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा विषय है मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य, या इसी को हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। आज हमारी चर्चा मूल अधिकारों पर होगी और साथ में इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से कौन अधिकार, कौन सी चीजें संविधान में ली गई हैं, इस पर भी हम चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा बात आती है कि मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य हम आपके आने नहीं, मूल अधिकार आपके लिए कहाँ से गए हैं। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और मुख्य रूप से मूल रूप से आपके भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से इसको अंगीकृत या स्वीकृत किया गया है या लिया गया है, कोई बता दे इसको पहले। अमेरिका। चलिए, यूएसए के, अमेरिका के संविधान से मूल रूप से मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं। ब्रिटेन। जी नहीं, बिल्कुल सही आपका। और प्रथम बार इसका उल्लेख 1215 का एक डेट है, इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। प्रथम बार ब्रिटेन के संविधान में जो है कि इस तरह कुछ चीजों का उल्लेख मिलता है। एक चीज आप जानते हैं, ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि लगातार जो भी सुधार होते गए हैं उनको लेते हुए वहां से संविधान आगे बढ़ा। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, लेकिन आपका यूएसए का संविधान लिखा हुआ संविधान है। 9 अनुसूचियां यूएसए के संविधान में है। छोटा संविधान है, लेकिन आपके मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट हैं मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। अब दूसरी चीज आती है कि संविधान मौलिक अधिकार जो आपके हैं कहां से कहां तक हैं। एक प्रश्न आपका यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हैं और भाग 3 में है। दो चीजें आपको मुख्य रूप से दिमाग में रखना है। कभी कभी सीधे प्रश्न करता आपसे है कि मौलिक अधिकार कहाँ पर है, किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो जानिएगा भाग 3 में है और आपके 12 से लेकर के 35 तक जो है मूल अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और तीसरी चीज का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने चर्चा किया। 1215 का डेट है जब ब्रिटेन के संविधान में प्रथम बार जो है कि जनता के अधिकारों की घोषणा वहां पर की गई थी। उसी को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था। और भारत का मैग्ना कार्टा क्या है, मौलिक अधिकार आपका है, जो जनता के लिए जो है एक तरह से आदेश और निर्देश है। यहाँ देखिए लिखा भी गया है, इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जो है मैग्ना कार्टा की घोषणा की गई थी। अधिकारों का वह पत्र है। देखिए उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख यहाँ पे परीक्षा में सीधे कभी कभी प्रश्न पूछ भी सकता आपका है कि प्रथम बार मैग्ना कार्टा का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख प्रथम बार जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख से संबंधित प्रथम लिखित पत्र जो था वो आपके इंग्लैंड के संविधान में था, 1215 में था। लेकिन मुख्य रूप से संविधान जो लिया गया आपके जहां से, वह आपका अमेरिका का संविधान है। अगला देखिए यहाँ पे है मौलिक अधिकारों में कुछ संगत विधियां हैं, उसके बारे में कुछ चीजें यहाँ लिखा हुआ है। और असंगत विधियां का मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ निम्नीकरण या अल्पीकरण की बात आती है, उस पर चर्चा भी हम करेंगे। निम्नीकरण या अल्पीकरण को लेकर के है। और ये न्यायालय द्वारा ये अधिकार इसको प्राप्त है। मतलब मौलिक अधिकार कुछ विशेष कंडीशन में इसको सीमित किया जा सकता है। मतलब इसको हम रोक सकते हैं या संविधान रोक सकता है। और ये शक्ति किसके पास मात्र है, जो संविधान के आपके मौलिक अधिकारों कुछ चीजों को रोक सके। तो ये शक्ति अब मात्र किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अल्पीकरण कर सके। और उच्च न्यायालय जो प्रदेश जिले के देश के आपके राज्य के उच्च न्यायालय जो होते हैं वो भी 226 के अंतर्गत आपके जो है कुछ अनुच्छेदों को जो है निम्नीकरण या सीमित कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में।
और दूसरी चीज है, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट में हम इसके विरुद्ध जा सकते हैं? तो बताए भाई, क्या मौलिक अधिकारों को लेकर हम कोर्ट जा सकते हैं? क्या वाद योग्य है ये? तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती, एक मामला चला था, ये 1973 का डेट है, और इसने कहा कि संवैधानिक संशोधनों को चुनौती दी जा सकती है, मतलब वाद योग्य है ये, चुनौती दी जा सकती है। और आगे आते हैं, देखिए और रिट जारी करने का अधिकार भी इसको मिलता है। अब देखिए आपके मूल अधिकार यहाँ पे हैं। एक मिनट। 7 मौलिक, देखिए सबसे बड़ी बात कोई कोई प्रश्न करता है कि आपके मूल अधिकार थे कितने? आपके जो पुरातन संविधान जो था, जो शुरुआत, वहां पर मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी या वर्तमान में कितनी है? 2 तरह प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो इसी का समाधान यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपके मूल संविधान में कितने थे, बाद में कब इसको हटाया गया, इस समय कहाँ रखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार आपके थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार आपके थे। लेकिन आपके 44वां संविधान परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भाई कब हटाया गया था इसको? 7वां अधिकार जो वित्त अधिकार था आपका, उसको कब हटाया गया था? तो डेट क्या आपका है? संविधान संशोधन कौन सा आपका है? 44वां आपका है। मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? हाँ, मेरी आवाज मिल रही। रही है कोई? तो वो है जो संशोधन कौन था, 44वां था। और देखिए डेट आपका यहाँ लिखा हेलो, हुआ है 19। हाँ बोलिए। ये तो आपका हाँ जो बोलिए। 7 इसमें लिखा है, ये तो स्वतंत्रता के अधिकार में से उसको हटाया गया था। ये जो आप 7 मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, वो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपका अनुच्छेद 19 आता है, इसके अंतर्गत 7 स्वतंत्रता दी गई थी। और ये मूल और यहाँ पे अधिकार, मौलिक अधिकार लिखा है, और उसी में से आपका इसको हटाया गया था, जो वहाँ पे जी करके था, जो एफ करके था, 19 एफ संपत्ति का अधिकार 300 ए में रखा ये गया है। बताइए मूल अधिकार, ये बताइए मूल अधिकार जो संविधान जो शुरुआत बना था हमारा, क्या उसमें मूल अधिकार 6 थे या 7 थे? पहले 7 थे। वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, मूल लेकिन यहाँ संविधान पे में जो 7 लिखा मौलिक है, अधिकार थे। हाँ यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार दिया है, ये तो आपके जो है स्वतंत्रता में आता है, उसके 19 अरे में आता भाई है। मूल अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार जो है कि जब मूल संविधान बना था आपका, उस मूल अब संविधान 7। में आपका सातवां जो है कि आपका मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार ही था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 में इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। वही चीज यहाँ हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है। वही लिखा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कहाँ जो इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए गलती और है। जो 44वां संविधान हाँ संशोधन किया है, वो 1978 में होता है। यहाँ पे मिश्र 1979 किया है। हाँ 1979 लिखा हुआ है, सही आप है। कोई भी किताब देखिए। चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल गलती है छोटी सी यहाँ पे। और देखिए अनुच्छेद 31 से पहले देखिए 31 से लेकर के 19 के बीच में था ये संपत्ति का अधिकार आपका। अब इसे यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 301 ए में रख दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी गलती है, 300 ए में है, 301 नहीं 300 ए है। 300 ए में है। पता नहीं। इसको देखिएगा, फिलहाल इसको जो लिखा हुआ है बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा उसको। फिलहाल मुझे भी इसकी बहुत अति जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो लिखा यहाँ पे है 301 ए में लिखा हुआ है, मतलब इसको इस में रखा गया है। अब 300 में है तो उसको भी देखिएगा, उसको डालिएगा, वो ग्रुप मैसेज में करिए, ग्रुप में उसको देखिएगा, डालिएगा। फिलहाल जो यहाँ से जानना आपको है, 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार 7वां जो था उसको हटाया गया। वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार केवल हैं। और अनुच्छेद 31 से लेकर 19 का के बीच में पहले था मौलिक अधिकार के रूप में, इसको था, बाद में इसको हटा करके वो 300 या 301 ए में इसको रखा गया है। आगे आ जाइए।
मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में यहाँ कुछ चीजें यहाँ पे दी गई। मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं और क्या क्या चीजें यहाँ से हो सकता है। पहली बात तो ये है यानी कि मौलिक दिए गए हैं, सरकार के विरुद्ध जनता को अधिकार दिए गए हैं, मतलब सरकार जनता से ये नहीं ले सकती। तो मतलब आपसे ये पूछा सकता है मतलब मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं, तो किसके विरुद्ध मौलिक अधिकार आपके हैं, सरकार के विरुद्ध हैं और जनता को दिए गए हैं, सरकार के विरुद्ध जनता को दिए गए ये। तो संविधान द्वारा पहली बात तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। मान लीजिए मौलिक अधिकार दे तो दिए गए आपके, तो इसको कौन देखे भैया सरकार इसका क्या कर रही है, इसका रक्षा करने वाला कौन कौन करता है। तो संविधान द्वारा इसको संरक्षित किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों की जो है कोई समस्या कहीं खड़ी होती है या कहीं इसका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आकर के आपको इसकी गारंटी देती है, हाँ इसे प्रदान ही किया जाएगा आपको, इसका आपको छीना नहीं जाएगा। इसमें से देखिए कुछ अधिकार जो होते हैं मौलिक अधिकार, मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न पूछ ले क्या मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए और अपने देश के लिए लेने बराबर प्राप्त है, या बताइए कोई अंतर है या दोनों को बराबर मिलते हैं। इसे कोई विदेशी आ गया कोई भारत के लोग हैं, क्या मौलिक अधिकार नहीं, सबको अंतर बराबर है। मात्रा में मिलते हैं। अंतर थोड़ा सा दोनों में कुछ कमी हो जाती है विदेशियों को मौलिक अधिकारों में, लेकिन भारत के लोगों को जो है ज्यादा मात्रा मिलता है, थोड़ा सा अनुपात ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे है सबको बराबर तो नहीं, कुछ थोड़ा सा अंतर आता है। ये अस्थाई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया गया तो आपको लगातार मिलता रहेगा, कुछ विशेष समस्या आने पर इसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन दो अधिकार ऐसे आपके हैं जो किसी भी कंडीशन पर जो हटते नहीं है, जीवन रक्षा का अधिकार और दो अधिकार 21-22 कुछ करके है उसमें, अभी आगे मिलेगा। कटौती कर सकती है संसद, क्या कर सकती है संसद, इसमें कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21। हाँ 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत साधारण विधेयक द्वारा इसे संसद जो है कुछ कर सकती है, लेकिन पुनः जो है बहुत दिनों तक इसको जो है हटाया नहीं जा सकता है। ये असीमित नहीं है और वाद योग्य है। और दूसरी चीज क्या है कि असीमित नहीं है वाद योग्य, मतलब इस पर जो है कोर्ट पर मुकदमा इसको लेकर ले जाया जा सकता है। राज्य सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, हालांकि कारण उचित हो इसका निर्णय अदालत करती है। बाद में जो लगा सकती है, बाद में इसका निर्णय कोर्ट को देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार किसी का हनन हो रहा है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय को जा सकता है। निलंबन को लेकर देखिए दिया हुआ है, परीक्षा में कभी के प्रश्न सीधे पूछा हुआ है, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए 21 और 20 और 21 लिखा हुआ है, 20 और 21 इनका निलंबन किसी भी कंडीशन में नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका दो अधिकार आपके अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है, ये किसी भी कारण किसी भी दौरान जो है नहीं होते। बाकी सारे अधिकार आपके हैं, जो भी अधिकार बाकी मिले हुए हैं 6 मिले आपके हैं, उनमें से सारी चीजें आपके निलंबित हो जाएंगे। लेकिन 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके सारे अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल मतलब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो उसमें सारी चीज निरस्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त लिखित 6 मौलिक अधिकारों को कुछ स्थिति में किया जा सकता है। चलिए अलग चीज है वो, आगे आ जाइए। ये देखिए विदेशी कौन अधिकार मिला है, कौन आपको मिला है, इसके बारे में चर्चा यहाँ पे है। यहाँ एक मिनट, दो चीजें यहाँ लिखा हुआ है, फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर चर्चा करने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है। ये देखिए अधिकार सबको प्राप्त हैं ये। अब ये अधिकार मात्र जो भारत के लोगों को भी एक्स्ट्रा मात्रा में मतलब इसके अतिरिक्त दिए गए हैं। जो अधिकार ये हैं, ये चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सबको मिले हुए हैं। ये अधिकार जो है कुछ विशेष अधिकार जो है यहाँ पे, ये 5 अधिकार जो हैं, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, ये मात्र जो है कि भारतीयों के लिए मतलब किया गया है। लोक नियोजन मतलब नौकरी के लिए, अवसर की समानता ये भारतीयों के लिए है, जो भारत की नागरिकता लेते हैं उनके लिए केवल है। 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, बाकी स्वतंत्रता जो आपके हैं मात्र भारतीयों के लिए है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संरक्षण का अधिकार है भारतीयों के लिए, जो यहाँ का स्थानीय उन्हीं के लिए है। और ये बाकी अधिकार जो हैं
ये जो यहाँ से लेकर यहाँ कानून के समझ समता है, अपराधों की दोष सिद्धि वाला है, प्राणदयी स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको विदेशियों को प्राप्त है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे आ जाइए इसमें से। अब देखिए यहाँ पे मूल अधिकारों के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे है। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं। जो चीजें ऊपर था वही चीजें यहाँ पे दिया हुआ है कि 19 से 301 यहाँ भी लिखा हुआ है। जो चीजें था 301 यहाँ भी लिखा हुआ है। 1 मिनट, एक बार देखने की आवश्यकता आपको है। 301 301 दो जगह उसको मैं देख देखिए लिया। यहाँ पे 300 ए है। चलिए 300 का है, अब मैं तो एक जगह पर 3 लिख दिया है, ये भी लिख दिया है। और भाग 3 में है 12 से लेकर के आपका 35 तक जो चीजें उद्धर था यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा। ये देखिए आपके 6 मौलिक अधिकार जो आपके उसके बारे में लिखा हुआ है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से आपके हैं, फंडामेंटल राइट्स वो आपके जो हैं कौन कौन से। देखिए कि और याद शब्दावली भी याद रखिएगा। हिंदी में, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की शब्दावली भी जो है इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अंग्रेजी में हिंदी ना देकर आपके अंग्रेजी में ही प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो कहते हैं इसको हैं क्या मूल अधिकार आपके जो है। और ये भी कुछ नाम यहाँ से पूछता है, जो नाम यहाँ दिए गए हैं कभी कभी जो है, और इस तरह करके भी राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सक्लूजन, उसे नॉर्मली दिया नहीं लेकिन अब जानते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पहला का समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर परीक्षा में प्रश्न इस तरह में पूछा हुआ है कि समता का या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। इसके अंदर जाकर पूछेगा जो है बोलने की स्वतंत्रता कहाँ तक है, किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे किया गया है। तो पहले वाले जो आपका सही है, आप 17 जहाँ 17 सबको पता होगा, अनुच्छेद 17 परीक्षा में बहुत ही अक्सर पूछता है इसके बारे में। तो इसमें किसका वर्णन 17 में है, 17 में किसका वर्णन है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत होता है। छुआछूत का मतलब होता है कि जैसे क्या है कि कुछ विशेष जातियों को, जनजातियों को अछूत माना गया, उनको छुआ नहीं जाता था। अरे भाई हम 5 साल 10 साल पहले हम लोग जो है 4 जन जो हमारे यहाँ काम खेतों में करते थे, उनको हम लोग पानी गिलास में देते थे उनको, ताकि हमारे गिलास ना छुए वो। और गिलास छू देते तो गिलास बहानी पड़ती थी। इतना मतलब मन में हमारे भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा और बाकी चीज पढ़ने के बाद समझ में आया गलत है ये चीजें। ये सब भरने वाले हमारे मन में कोई और नहीं थे, बाबा ही लोग थे जो भरे हुए थे मन में। लेकिन वो लोग सबका लाभ आज भी लेते, तब भी लेते थे। तो 14 से लेकर 18 तक का जो उल्लेख मिलता है यहाँ पे, आपका जो है मूल अधिकार आपके हैं। और राइट्स ऑफ इक्विटी जो आपका यहाँ पे है 17 वाला, 14 वाले भाग में पूछता है कि क्या बोलते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने का स्वतंत्रता अधिकार, ये कहाँ तक है, इसके बारे में उल्लेख अलग से मिलेगा आपको। और अगला चीज देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। समता का अधिकार पहले है, पुनः क्या आपका है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर के आपका 19 से लेकर 22 के बीच में है। 19 से देखिए 4 अनुच्छेद यहाँ पे हैं। पहले वाले भाग में 4 अनुच्छेद, समता वाले में कितने हैं, समानता वाले में 4 अनुच्छेद आपके हैं 14 से लेकर 18 तक। आपके स्वतंत्रता वाले में आपके 3 अनुच्छेद आपके हैं 19 से लेकर के 22 तक। 5 और पुनः शोषण वाला जो आपका मिलता है यहाँ पे, इसमें 2 अनुच्छेद इसमें केवल है 23 और 24। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता कभी कभी है। इसे बलात्श्रम जो होता है और कारखानों में जो बच्चों को लगाया जाता है, उसके बारे में प्रश्न यहाँ से आते हैं, बराबर आए हुए हैं। बलात्श्रम का निषेध तो किस अनुच्छेद में किया गया है, कोई बताइए हमको। बलात्श्रम का निषेध कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में है, 24। कोई बताए भाई। बलात्श्रम का निषेध 23 या 24 में है, अभी आगे मिलेगा देखिएगा। और इसी में बच्चों को, छोटे बच्चों को, बच्चे अभी हमारे प्रौढ़ नहीं है, उनको कारखानों में लगाने पर भी प्रतिबंध है, अभी आगे मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता देखिए यहाँ पे है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना किसी मजहब को, किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसके साथ खोल सकता है, मतलब जो भी उसके मन में क्षमता है अपने हिसाब से वो
कर सकता, कोई व्यक्ति किसी को किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अपनी स्वीकृति से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी इच्छा अनुसार वो नास्तिक हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, कोई धर्म को माने तो नहीं है, लेकिन इतना केवल उसको ध्यान देना होता है कि इस धर्म के विरुद्ध जो है उसको भड़काना नहीं है, इस धर्म का विरोध नहीं करना है, अपना धर्म जो भी चाहे वो अपना अपना वाद वहां पे प्रसारित कर सकता है। यहाँ पे अगला चीज देखिए, यहाँ पे है सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। आपकी जो सभ्यता और संस्कृत है, जो अल्पसंख्यक है, सुरक्षा कर सकते हैं, प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और अंतिम आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बी आर अम्बेडकर ने जो है क्या कहा है, संविधान की आत्मा बोले इसको। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहे हैं। और आप जानते हैं उपचार आपका प्रस्तावना को किसने कहा है, आत्मा किसने कहा है, कोई बताए? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो अक्सर परीक्षा में जो प्रश्न आपके आते हैं जवाहरलाल नेहरू को लेकर ही आते हैं, संविधान की आत्मा। तो मुख्य रूप से अगर इस प्रश्न केवल यही है तो आप सीधे से जवाब प्रस्तावना को ही देंगे। लेकिन अगर विशेष रूप से नाम अगर देता है, नाम आ गया अम्बेडकर का, तब आपको यहाँ पे आना है, अन्यथा आपको कहाँ जाना है, आपको प्रस्तावना पर ही जाना है, प्रस्तावना को ही सही करना है। अब सारे अधिकारों के बारे में अलग अलग से वर्णन यहाँ पे है, किस अधिकार में कौन कौन से क्या क्या आते हैं, इसको देखिए। और थोड़ा सा जानने की आवश्यकता, प्रश्न यहाँ से आते हैं बराबर परीक्षा में। परीक्षा में अगर आपके अगर पॉलिटिक्स प्रश्न अगर आते हैं तो पूरा संभावना है कि आपके मौलिक अधिकार से प्रश्न जरूर आए वहां से। इसलिए आप मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य, बाकी चीजें जो भी चीज इस तरह की कॉमन चीज उसको केवल पढ़ लीजिए उसको। तो समानता का अधिकार देखिए, इसमें क्या क्या चीजों का वर्णन है। मैंने बताया कि इसमें 4 अनुच्छेद इसमें है आपके, 14 से लेकर कहाँ तक है, 14 से 18 आपके। तो 4 अनुच्छेद इसमें आपके हैं। तो पहला देखिए, इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या रहेंगे, समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अगला यहाँ पे है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के भेदभाव संविधान के सामने नहीं किया जाएगा। सरकारी पदों के लिए सबको अवसर की समानता रहेगी। तो बताइए इसमें से आरक्षण कहाँ लागू कर दिया गया, भाई अवसर की समानता अगर है तो आरक्षण कहाँ लागू किया गया। तो समानता देने के लिए उसको लागू किया गया, ताकि जो बिल्कुल कुचला है, दबा है, जो शिक्षा अब तक नहीं पाया है, उसको आरक्षण देकर के उसको हम जो है समानता प्रदान करें, नौकरी में बाकी चीजों उसको सामने ले आए। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बार बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ है अस्पृश्यता को लेकर के। ये इसको जरूर दिमाग में रहिए, अस्पृश्यता को लेकर के। और देखिए उपाधियों का निषेध किया गया यहाँ पे है। कोई भी उपाधि जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप जो है वर्तमान में न रख सकते हैं, न ही दे सकते हैं। यहाँ तक कि कोई विदेशी उपाधि भी कोई देता अगर है तो वहां पर भी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ देखिए, सेना के सिवा, सेना में उपाधि दी जाती है, एडमिरल का बाकी चीजों को पास सेना मिलती है, कोई भी उपाधि जो है राज्य प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं, मतलब विदेश से भी कोई उपाधि वो नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। और सेना में ही उपाधियों का भी दिया के अलावा कहीं पर भी उपाधि कोई जो है प्रदान नहीं की जाती है। तो ये चीजें मतलब राजा शिक्षा के क्षेत्र में दिया, शिक्षा के क्षेत्र में है, यदि आप विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण करते हैं तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं ले सकते। ये देखिए यहाँ लिखा, थोड़ा सा दिखने में समस्या हो गई, विद्या लिखा हुआ, विद्या थी आज समय, हमें लग रहा है सेना या विद्या यहाँ पे है, या विद्या हो सकती है यहाँ पे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। कुछ और हो सकता है, सेना या विद्या लिखा हुआ है। वो सेना और विद्या, सेना और विद्या तो हाँ हो सकता है, हो जैसे डॉक्टरेट की उपाधि है आपको जो है कि डॉक्टर की उपाधि है, उपाधियां मिलती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे डॉक्टर कोई क्यों लगाता भाई, तो उपाधि तो डॉक्टर है, एमबीबीएस उपाधि तो है। तो हो सकता है हाँ, इस 2 क्षेत्रों से मिलते हैं। बाकी
कोई उपाधि बाकी नहीं ले सकते आप, जो है ना ही कोई उपाधि, पहले की उपाधि जो भी उपाधि पहले राजाओं महाराजाओं को प्राप्त थी, वो सारी उपाधियां संविधान लागू होने के बाद जो है समाप्त कर दी गई, सबको बराबर कर दिया गया। अब अगला देखिए आपका है स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं स्वतंत्रता वाले में। इसमें देखिए 3 अनुच्छेद इसमें आपके हैं 19 से लेकर 22 तक। या 4 हो गए भाई, 4 हैं, 3 है कैसे, इसमें भी 4 हैं, 19, 20, 21, 22, 4 अनुच्छेद यहाँ पर हुए हैं। यहाँ देखिए है आपका फिलहाल यहाँ पे कन्फर्म रूप से होना चाहिए 19 में क्या है 20 में क्या है, यहाँ लिखा नहीं इस तरह से गया है, और थोड़ा सा दुविधा वाली बात है, लेकिन फिलहाल चलिए ठीक है। विचारों की स्वतंत्रता यहाँ पे है, विचारों की अभिव्यक्ति है, मतलब आपके मन में जो भी विचार हैं अपनी बातों को आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी को उससे कोई आपत्ति ना हो, कोई समस्या ना खड़ी हो, विचार आपके इस तरह को, इससे किसी को कोई दिक्कत ना आए। अस्त्र या शस्त्र लेकर के आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है मीटिंग कर सकते हैं, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र लेकर नहीं, बिना अस्त्र और शस्त्र के, हथियार लेकर के आप नहीं, लेकिन फिलहाल इसमें एक लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, और वह है आपके क्या बोलते हैं, जाट लोग नहीं, सिख लोग जो होते हैं, सिख लोगों को जो है तलवार धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है, विशेष रूप संविधान में उल्लेख इसका कि धर्म के ऊपर उनका धार्मिक अधिकार उनका है। अच्छा ये बताइए सिखों को स्वतंत्रता, सिखों को एक 4 ककार जो है अस्त्र कंघा केस जो है धारण करने वाला काम किसने करवाया था, किसका है ये, कौन से गुरु थे वो, जो सिखों को 4 ककार उन्होंने कहा गुरु धारण करना नानक आपको देव। है कंघा। देखिए नानक देव नहीं थे, कृपाण था, कंघा था, तो बाल में केस रखना और तलवार धारण करना, हाथ में जो है कि कंघा करके था उसको पहनना था, एक चीज और था ककार उसमें, और ये गुरु गोविंद सिंह थे, हाथ में लोग चुल्ला पहनते हैं, बड़ा था, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह ने जो 4 चीज अनिवार्य किया था, धार्मिक अधिकारों में इनके शामिल है, इसलिए जो इनको अस्त्र शस्त्र लेकर भी ये मीटिंग लोग कर सकते हैं। अगला चीज देखिए यहाँ सुनता है, आप कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं कानून के सम्मत अधिकारों के साथ, सारे सरकार से परमिशन लेकर। भारत में कहीं पर आप भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी में ही वहां पे भ्रमण करने के क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में आप क्षेत्र वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, ना ही नागरिकता वहां के ले सकते थे, लेकिन बड़े में अब जो है में भी जाकर जमीन नागरिकता वहां के ले सकते हैं। नया नियम कानून जो वहां बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है वो, इसके पहले नहीं था, जब 370 वहां लागू था तब आपका वो चीजें वहां पे लागू नहीं हुई। एक चीज आपका वहां पे उसमें क्या बोलते हैं उसको, अपवाद रूप में था उसमें, लेकिन अब वर्तमान में वो भी इसमें समाहित हो गया है। आप कोई भी कारोबार कर सकते, था नहीं कि आप मैं या कृषि वाला ही काम करूंगा, मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, स्वतंत्र मैं पूरी तरह से हूं। अब अपराध या दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है आपकी, और बंदी की अवस्था में संरक्षण है। 4, 5, 6 अवकाश आपको मिलती, 5, 6 आपको यहाँ स्वतंत्रता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे जो आप है, ये वाला परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इसको दिमाग में रखिए। अब इसका में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो कर्तव्य पहले था अब आपके मूल अधिकारों में शामिल हो गया, इसलिए प्राइमरी के जूनियर की शिक्षा जो होती है सरकार अब देती है, निःशुल्क देती है। इन कई जगह अब इस पर भी सरकार अपना हाथ पांव मारना शुरू कर रही है, खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है इसको। वर्तमान में बहुत सारी चीजें की जा रही हैं खड़ंज के रूप में। तो 21 का में 15 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकारों की व्यवस्था जो है किया गया है। और ये कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। इसके पहले क्या था, ये मौलिक कर्तव्य था, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल था आपके, लेकिन वर्तमान में अब 21 काम में लाके इसको रखा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में लाके इसको रखा गया है। और जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार वहां मिलता है, मतलब शिक्षा लेना ही लेना है। बच्चे को आप घर के काम में नहीं लगा सकते, आप घर के काम में लगा रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चों के
स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। मतलब बच्चों से आप उस टाइम पे कोई काम नहीं करा सकते। बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना आपको है, सरकार चाहेगी तो उठा ले जाएगी, नहीं चाहेगी तब आप पड़े रहेंगे। अगला देखिए आपका यहाँ पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका यहाँ पे है। देखिए इसमें कौन कौन सा अधिकार प्राप्त आपको है। दो चीजें जो जानना था, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और ये परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है। क्रय विक्रय वाला जो था पहले, गुलामी दशा पर जानते हैं आप, गुलाम, मानव तस्करी या गुलामी को लेकर के। और दूसरा यहाँ पे है बच्चों को कल कारखाने में लगाने और बलाश्रम वाला जो यहाँ पे, ये दोनों परीक्षा में बार बार प्रश्न आए हुए हैं। मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगारी पर रोक, मतलब पहले क्या था कि, अच्छा बताइए, गुलाम, जो गुलाम नाम आता है, अगर हम इतिहास की बात करें सबसे अधिक गुलाम बताओ कि कब थे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम हो गए थे। और दीवाने बंदगान एक विभाग बनाया गया था, दीवाने बंदगान। बात करें अगर हम, तो सबसे अधिक गुलाम जो है एक मुगल सा पीरियड था उस समय, तो कोई बताएगा दीवाने बंदगान विभाग कब किसने बनवाया था? इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको, फिरोज शाह तुगलक था वो। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलामों की संख्या हो गई थी, उसी ने जो है दीवाने बंदगान की व्यवस्था किया था। दीवाने बंदगान विभाग ही अलग से बना दिया उसने गुलामों को देख रेख के लिए। लेकिन फिलहाल एक चीज और जानिएगा, प्रथम बार विश्व में गुलामी प्रथा का अंत किसने किया? बताए, कोई बताएगा इसको लेकर के? मानव की तस्करी को लेकर, मानव की गुलामी को लेकर प्रथम बार इसको खत्म करने के लिए काम किसने किया था? किस देश ने किया था विश्व स्तर पर? जवाब आपका है अब्राहम लिंकन। तो कहाँ के थे अब्राहम लिंकन? कहाँ के थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? कोई बता दे। अमेरिका के थे। बिल्कुल बिल्कुल जवाब सही आपका है। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे? अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, मतलब एक ब्लैक, काले रंग, मतलब निग्रो में आते हैं ये। अमेरिका में दो जनजातियां हैं, जनजातियां अमेरिका में दो तरह के लोग हैं। एक श्वेत रंग के हैं, श्वेत वाले वे हैं जो लोग इंग्लैंड से, फ्रांस से जो है अमेरिका में बसे। एक वहां के मूल निवासी हैं जिनको हम जो निग्रो बोलते हैं, निग्रो या काले रंग के हफ्से बोलते हैं, वो लोग वहीं के मूल थे। और अब आपके प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है कोई अश्वेत राष्ट्रपति बनता था, अब्राहम लिंकन बनते, उन्होंने जो है इसका काम किया था। मुख्य रूप से जानना यहाँ पे अनुच्छेद, आप देश क्या करता है? मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगारी पर रोक लगा। तो बेगारी माने क्या होता है भाई? बेगारी माने क्या होता है? बेरोजगार न मिलना। नहीं, बेगार माने क्या होता है? न देना। बेगारी का मतलब होता है काम कराना और बिना पैसे काम कराना। बेगारी में गया हुआ है। अक्सर लोग देहाती भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, बेगारी का इस्तेमाल करते हैं। बेगार का मतलब होता है कि परिश्रम कराना और पैसा नहीं देना। जैसे अक्सर इसके पहले, अभी मुझे याद है बाबू साहब, मेरे खेत के बगल में एक बड़ा सा खेत था उन लोगों का, गन्ना बोआते थे वो लोग, और पूरे गांव के लोग बुला लेते थे, चलो आज गन्ना बोआना है। तो किसी को चवन्नी मिलता नहीं था उसका, खाली रस पिला देते थे, काम उनका हो जाता था। आज चलो जोतना है तो जिसका पूरा था पूरा जाके लोग खेत जाके जोत डालते थे उन लोगों का। तो ये बेगारी थी। बेगारी का मतलब होता है कि बलाश्रम, मतलब जबरदस्ती किसी काम देना और बिना पैसे काम देना। ये चीजों पर रोक यहाँ पे है। अनुच्छेद 23 में जो है इसका उल्लेख है, मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक है और बेगारी पर रोक है। अगला देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 24 को लेकर परीक्षा में प्रश्न बार बार किया हुआ, यार ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 आपका यही है, बच्चों के कारखानों आदि में नौकरी रखने पर निषेध है। तो जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष या उससे कम है, उन बच्चों को आप जो है किसी भी कारखाने में या जोखिम भरे कार्य में या होटल में, ढाबे में आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप जहाँ घूमेंगे, कहीं पर बाहर निकलेंगे आप, तो आपको जगह जगह छोटे बच्चे काम करते होटलों पर मिल जाएंगे, बर्तन मांजते हुए, चाय परोसते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन ये गैर कानूनी है। अगर आप चाहें तुरंत उनके होटल पर जो है फोन कर देंगे तो आप पकड़ ले जाएंगे तुरंत।
अलग बात है, कोई बोलता नहीं है, क्यों कोई निषेध नहीं करता है, लेकिन ये बच्चों के बिल्कुल विरुद्ध है दम है, मतलब नियम कानून बिल्कुल संवैधानिक अधिकारों का, उनके मूल अधिकारों का खंडन पूरी तरह से है यहाँ पे। अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख मिलता है, और 23 में है क्रय विक्रय को लेकर के बेगारी पर रोक है, और 24 में जो है कल कारखानों में और अल्पसंख्यक क्या बोलते हैं अल्प उम्र वाले बच्चों को जो है कहीं पर काम में लगाने पर रोक है। अगला देखिए यहाँ पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई अम्बेडकर की देन है कि भारत में हर धर्म के लोग जो है, चूंकि भारत बहुधर्म और बहुभाषा देश है, और विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों का भारत देश है। अगर भारत का एक धर्म हो जाता, मान लीजिए भारत हिंदू धर्म हो जाता अगर, तो यहाँ पर बाकी धर्म वाले लोग बिल्कुल अल्पसंख्यक होते और धीरे धीरे उनको समाप्त किया जाता। लेकिन अम्बेडकर ने संविधान में ये लिखी है भाई किसी को रोकेगा नहीं, जिसकी जो इच्छा हो वो माने, जिसकी ना इच्छा हो मत माने। अल्लाह राम को मानने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा हो मानो, आपकी इच्छा हो मत मानो। ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप किसी की पूजा भी कर सकते हो, किसी को मन करे तो आप जो है घर से बाहर भी निकाल सकते हो किसी देवता को। हाँ, सार्वजनिक रूप से आपको ऐसा नहीं कर सकते, सरकार माने सार्वजनिक रूप से कोई देवी देवता है तो उसको आप गलत शब्दों का इस्तेमाल या गाली गलौज या इस तरह कोई चीजें का इस्तेमाल आप वहां पे नहीं। लेकिन अपने घर में आप स्वतंत्र हैं, जिसको भी चाहे रखें, जिसको भी चाहे बाहर निकाल दें। अपने घर में आप जो कोई मूर्ति स्वतंत्र हैं, लेकिन घर के चलते जहाँ सार्वजनिक जीवन शुरू आपका होता है वहां पर हर धर्मों का आपको जो है वहां पर चाहे आप उसको माने या ना माने, तो जो कुछ कोई इस तरह का शब्द नहीं बोलना है, कोई इस तरह की बात नहीं रखनी, इससे किसी को जो है दुख हो या कोई कष्ट हो, जिससे आपके ऊपर कोई समस्या खड़ी हो। तो देखिए पहला यहाँ पे है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में यह चीज लिखी गई है, अंतःकरण से किसी देवता को मानिए या ना मानिए या नास्तिक हो जाइए, कोई समस्या नहीं है। अगला चीज यहाँ पे है धार्मिक मामलों पर प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आप अपने हिसाब से संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, आप स्वामित्व ले सकते हैं उसका, मतलब जो भी इस तरह की व्यवस्था है। हाँ हेलो, हाँ बताइए। 26 में यह नहीं है, 26 में यह नहीं, ये आपका 29-30 है। इसके लिए आपका 26 में कर नहीं लगता, उस पर प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। हाँ, प्रबंधन स्वतंत्रता यहाँ पे है, प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप इस तरह कोई मैनेजमेंट कोई व्यवस्था बना सकते हैं, आप हैं, आपको अधिकार है ये। अगला देखिए यहाँ पे 27 में आपका है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन की अदायगी में छूट, मतलब इनकम टैक्स आपको यहाँ से नहीं लगेगा। अगर इस तरह कोई आप संस्था को दान देते हैं, इस तरह करते हैं, तो आपको इस पर जो इनकम टैक्स भी आपका नहीं लगेगा, मतलब उस धन पर आपको जो है कोई सरकार आपसे जो है अलग से टैक्स नहीं लेगी कोई। ये चीज आपका 27 में लिखा गया है। अगला 28 में आपके है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, मतलब अगर कोई शिक्षण संस्थान है धर्म के लिए बनाया आपने है तो आप स्वतंत्र बिल्कुल हैं, तो उसमें जो भी चाहे उसमें आप पढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे मदरसे खुले हुए हैं, वहाँ पर मकतबी शिक्षा दी जाती है, मतलब पूरा कुरान मजीद के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे आपके ईसाइयों के स्कूल जहाँ पे जो है ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है। आपके RSS के बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर जो है कि पूरी धर्म कर्म और बाकी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आर्य समाज के स्कूल है जहाँ पे पूरा 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 वेद पुराण पढ़ाया जाता है। इस तरह की स्वतंत्रता, लेकिन कोई अगर सरकारी विद्यालय कोई अगर है जो पूरी तरह से 100% सरकारी है, उसमें मतलब गवर्नमेंट पूरी तरह से है, तो वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी, ना ही वहाँ पे आप किसी को जो कोई धर्म करने के लिए आप बाध्य कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल हमारा हम लोगों का है, हम लोग प्राइमरी स्कूल में कोई धर्म की शिक्षा जो किसी को नहीं दे सकते, और ना ही किसी को आप जो मजबूर कर सकते हैं, ना ही। जैसे क्या है कि भाई प्रार्थना कुछ बच्चे करते हैं, हिंदू धर्म वाले हाथ जोड़ते हैं, मुस्लिम धर्म वाले हाथ नहीं जोड़ते हैं, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। नहीं आपको हाथ जोड़ना ही जोड़ना है, आपको यहाँ पे हम मजबूर नहीं कर सकते उसको। आप लड़का हो चाहे खड़ा रहे, हाथ जोड़े या हाथ को नीचे कर ले, उस पर हमको कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन अगर अष्टगान हो रहा है तो सारे बच्चों को सावधान मुद्रा में वहां पे आना पड़ता है। लेकिन जब हम कोई इस तरह कोई व्यवस्था देते हैं, अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे तो हिंदुओं को मजबूर नहीं कर सकते हम, अगर मुस्लिम के बारे में पढ़े तो उनको मजबूर नहीं कर सकते, मतलब इस तरह कोई बाउंडेशन आप नहीं रख सकते। ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी संस्था में किसी धर्म को लेकर के या सरकारी विद्यालय है, वहां पे आप बाइबल नहीं पढ़ा सकते, वहां पे कुरान नहीं पढ़ा सकते, वहां पे आप
लेकिन आप मदरसे में बाकी जगह जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाने की स्वतंत्रता पे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे संस्था है, निजी निजी व्यवस्था आपकी है, सारी चीजें आप कर सकते हैं वहाँ पे। ये जो है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपका जो है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे वर्णन है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला 25 में आपका अंतःकरण स्वतंत्रता आपकी है, और पुनः विद्यालय स्थापना करने की व्यवस्था आपकी जो है 26 में है, और कर से छूट आपकी 27 में है, और पुनः सरकारी विद्यालयों में जो है धार्मिक शिक्षा को लेकर निषेध और बाकी संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा लेकर के समर्थन आपके 28 में मिलता है। अगला आ जाइए, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ऐसे कुछ अल्पसंख्यक भारत में भाई बहुत सारे जनजातियां ऐसे भी अभी भी घूम टहल रही हैं जो निर्वस्त्र घूमते हैं। जैसे अभी आप जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाइए तो कुछ जनजाति वहां पे बस्तियां, जनजाति लोग कुछ हैं जो अभी भी आपको तीर से मार देंगे, घायल कर देंगे, जान मार डालेंगे आपकी। मतलब आपसे मिलना जुलना उनको पसंद आज भी नहीं है, और बिल्कुल निर्वस्त्र बिना कपड़े के आज भी वो सब घूम वैसे जंगल में घूम रहे हैं। कुछ जनजातियां इस तरह के भी अभी आपकी हैं जो लगातार वैसे घूम रही हैं। अमेजन जंगलों में इस तरह बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी से अधिकार आपके, अगर कोई संस्कृत आपकी है और कुछ आपके इस तरह की व्यवस्था है जो सबसे अलग है, तो उसको भी आप सुरक्षित रखने का अधिकार आपके पास है। अल्पसंख्यक वर्ग के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा संस्कृत सुरक्षा का अधिकार है। कोई अल्पसंख्यक समाज को, ये मतलब कम संख्या में है आपके यहाँ, ऐसा नहीं कि उसको तहस नहस कर डालो, उसको पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दो। वो अपनी भाषा को, संस्कृत को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको अधिकार ये संविधान देता है। अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख जो है किया गया है। 2 अनुच्छेद इसमें मिलते हैं आपके संस्कृत और 29 और 30 मिलते हैं। पहला वाला जो अल्पसंख्यक के वर्ग के बारे में भाषा और संस्कृत की बात करता है, और दूसरा कहता है कि कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है, मतलब अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसके लिए क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन भी कर सकता है वो। ये 2 अधिकार आपके जो है अल्पसंख्यकों को लेकर के आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो 29 से लेकर के 30 तक है। अंतिम अधिकार में आ जाइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये 32 में मिलता है आपके। इसके पहले वाला देखिए 30 तक था, तो 31 कहां से लगा भाई? 31 तो कहीं भी तो अधिकार तो नहीं था उसमें, 31 गायब हो गया यहाँ से। चलिए, हो सकता है कि वित्त अधिकार 31 पे रहा हो, उसका यहाँ गायब है। फिलहाल 32 अनुच्छेद 32 में आपके जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे है। एक संवैधानिक समस्या होने पर आप क्या क्या कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, कुछ जो अंग्रेजी शब्द इसके हैं वास्तव में फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ये जो शब्द आपके इधर लिखा हुआ है, हार्बस कार्पस है, मेडामस है, प्रोहिबिशन है, और सर्टियोरे है, और क्यू वारंटो है, शब्द किस भाषा में आपके हैं? फ्रेंच भाषा में। और इसका वहां पे इसका अलग से अर्थ है, थोड़ा समझना इसको कठिन, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपको ऐसे ही देकर पूछ लेता है कि क्या नाम है, हैबिट कार्पस जो है का बारे में पूछेगा, या मेडामस के बारे में पूछता है, प्रोहिबिशन के बारे में पूछता है, कैरो वारंटो के बारे में पूछता है। ये सारी चीजें पूछ सकता है आपसे नॉर्मली आपके, लेकिन जिस स्तर से आप पढ़ना, आपको वहां पे इसको पूछने की उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज जानना आपको है कि अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप जानिएगा अनुच्छेद किस में है। 32 में आपके काम क्षेत्र यहाँ पे है, और 5 प्रकार के रिट यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। 5 प्रकार के रिट वो निकाल सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और रिट कौन कौन से यहाँ पे लिखा गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी को सामने लाओ। भाई पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, पकड़ के लगातार उसको पुट्ठी को ठोकी जा रही है, 10 दिन तक किसी को सामने नहीं पेश कर रही, तो भाई समस्या खड़ी हो जाएगी ना। बंदी को पकड़ना ज्यादा मिल जाएगी। 24 घंटे के अंदर जो है बंदी क्या करना पड़ता है? कोर्ट के सामने उसको लाना पड़ता है। लेकिन उसमें रास्ते का आवागमन का समय वहां पे नहीं जोड़ा जाता। हमारी दूरी ज्यादा है आने जाने के, तो रास्ते का समय वहां पे आने में कितना टाइम लगा उसको नहीं जोड़ते हैं। कोर्ट में मतलब पेश होने, मतलब पकड़ते समय और कोर्ट में पेश होने के अंदर आपको पेश करना ही करना है कोर्ट के सामने।
अगला देखिए यहाँ पे परमादेश है। कोई काम आपके कार्य क्षेत्र में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहते है कि उसको मैं अपने यहाँ उठा लूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस तरह कुछ, देखिए एक मिनट, इसको यहाँ से देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि किस अधिकार में क्या चीजें हैं। देखिए परमादेश है, इसमें ये होता है कि निर्वहन नहीं कोई, हाँ कोई व्यक्ति ऐसा अधिकारी कोई है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसे पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इस पर आदेश वहां दे सकता है, मंडमस कर सकता है कि आपको ये काम करना है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी को परमादेश बोलते हैं। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध लेख, कोई काम करने से मना करना आपको। तो इसमें क्या करता है, जो छोटे न्यायालय होते हैं, जो निम्न न्यायालय होते हैं, न्यायिक जो होते हैं, उसको जारी सुप्रीम कोर्ट करता है, और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, उसको रोकता है। मतलब काम करने से क्या करता है, रोकता है। और प्रेशर का मतलब होता है अपने यहाँ ले लेता है। उत का मतलब होता है उठाना, प्रेशर का मतलब होता है भेजना, उठाकर भेज देना। मतलब आपके यहाँ कोई आपके यहाँ कोई मामला चल रहा हो किसी न्यायालय में, छोटे न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट की इच्छा कि मेरे यहाँ आ जाए, तो सीधे उसको अपने यहाँ मंगा लेता है वो। इसी को उत्प्रेषण कहते हैं। इसे अपने पास लंबित मुकदमे को जो है न्यायालय के लिए जो है अपने यहाँ भिजवा लेता है, मंगवा लेता है वो। अधिकार पृष्ठा लेख, कोई काम आपने ऐसा कर दिया जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछता है कि आपने काम किस अधिकार पर किया। अगर आप सही से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको इसके लिए जो है दंडित भी कर सकता है, और आपको जो वहां से हटा भी सकता है। ये चीजें जो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपके हैं। ये चलिए, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ। अब देखिए आगे चर्चा हम लोग जो करने वाले हैं, इसमें चर्चा होगी कौन चीजें कहाँ कहाँ से ली। जो संविधान आपका बना हुआ है, सबसे विश्व का सबसे बृहद संविधान है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना हुआ है। लगभग 400 सूचियां, बाकी चीजें हैं, 22-25 भाग इसके हैं। इतना बड़ा संविधान लिखने में कौन कौन चीजें कहाँ से ली गई और क्या क्या लिया गया, उसके बारे में चर्चा आगे हम करेंगे। और इसको देखिए अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो इतना ज्यादा जो है कि किसी ने इसको भानुमति का पिटारा कहा है कि जो जहां से पाया वहीं उठा लिया गया है इसको। किसी ने इसको उधार का थैला देखो कहा गया है, उधार का थैला है। किसी ने इसे समय की बर्बादी कहा है, कुछ नहीं, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा है। वास्तव में सही बात है कि वकीलों का स्वर्ग ही है संविधान भारत का जो है। वकील लोग जैसे चाहते हैं वैसे अपनी बातों को पेश करके जो है बाकी लोगों को परेशान करते हैं, पैसा वसूलते हैं। उधार का थैला इसलिए कहा गया क्योंकि भारतीय संविधान का अधिकतम पोर्शन जो है बाहर के विदेशों के संविधान से लिया गया है। समय की बर्बादी इसलिए क्योंकि इतना लंबा लिख दिया गया है कि इसको पढ़ने में बड़ा ज्यादा टाइम व्यर्थ होता है, व्यतीत होता है। भाई अमेरिका का संविधान भी है, 9 अनुसूची केवल उसमें है, लेकिन क्या वहां पर कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा भी है, फिलहाल भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना गया भारत है, और बृहद संविधान है और अच्छा माना गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बताइए भारतीय संविधान में सबसे अधिक चीजें कहां से ले गई हैं, कोई बताएगा हमको? भाई निश्चित है, संविधान दिया गया, सबसे अधिक चीजें कहां से ले गई? ब्रिटेन। देखिए नीचे लिखा हुआ है 1935। हाँ तो अधिनियम, लेकिन अगर देश पूछेंगे तो ब्रिटेन हो जाएगा। मैंने कहा कि कहां से ले गई है, मैंने देश का नाम नहीं दिया था, मैंने इतना कहा था कि मतलब सबसे अधिकतम चीजें कहां से ले गई हैं। तो जानिएगा 200 प्रावधान यहाँ पे जो है, और लगभग 80 संविधान का लगभग 80% पोर्शन जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। 80% बहुत होता है, मतलब 80% पोर्शन संविधान का आपके जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, और 200 प्रावधान लगभग हैं जो आपके सीधे जो है 1935 के अधिनियम से उठाए गए हैं। अब देखिए बाकी चीजें हैं कौन कहाँ से ली गई हैं। 1935 के अधिनियम के बारे में ही यहाँ पे, अधिनियम से क्या क्या लिया गया है यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। जो सबसे अधिक पोर्शन वहां से लिया गया था, सबसे पहले देखिए यही आपका अधिनियम 1935 का अधिनियम ही है। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा,
आपातकालीन विषय देखिए, आपातकालीन उपबंध आपका दक्षिण अफ्रीका से मिलेगा, नहीं नहीं वहां से मिलेगा, क्या बोलते हैं, वर्दीमर संविधान जो जर्मनी का था। लोक सेवा आयोग और शक्तियों का शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां जो है, नॉर्मल चीजें जो अधिकतम चीजें आपके यहाँ से 1935 के संविधान से आपकी ली गई हैं। अब ब्रिटिश से आ जाइए, ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से आपको क्या क्या चीजें ली गई, ये चीजें आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। देखिए संसदीय व्यवस्था पहले यहाँ पे नंबर 1 आपकी है, नागरिकता और संसदीय व्यवस्था परीक्षा में बहुत बार टच किया हुआ है। ये देखिए आपका संसदीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया आपके है, इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है, या इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लीजिए या यूके कह लीजिए, तीनों चीजें एक ही हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली आपकी जो है वहीं से आपके है, विधायी प्रक्रिया आपके ब्रिटेन से ही है। देखिए एकल नागरिकता जो यहाँ पे है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, कहाँ से लिया गया है। अच्छा बताओ, दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, दोहरी नागरिकता कहाँ पे है, किस देश में है, अमेरिका। यूएसए। अमेरिका में। यूएसए में एक राज्य का नागरिक होता है, पुनः एक देश का नागरिक होता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, और कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। परमाधिकार की रिटें जो हैं ये भी आपके वहीं से ली गई है। और देखिए ये व्यवस्था आपकी जो है, द्विसदनवाद जो आपका है, ये भी आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो आपके, ये भी आपके जो है ब्रिटेन की। मतलब मुख्य रूप से परीक्षा में 2 प्रश्न यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ से आते हैं, संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता को लेकर के, ये दिमाग में रखना आपको है। और परीक्षा में प्रश्न आपके एकल नागरिकता को लेकर के और संसदीय व्यवस्था को लेकर के बार बार यहाँ से आपके आए हुए हैं। अगला देखिए आपका अमेरिका का संविधान आपका है, कि अमेरिका के संविधान से अब क्या क्या चीजें लिया गया है। तो अमेरिका संविधान हम लोग मुख्य रूप से एक ही चीज जानते हैं, अधिकार आपके लिए गए हैं। लेकिन देख लीजिए और क्या क्या लिया गया है यहाँ से। देखिए नंबर 1 पे है आपका, यहाँ पे बिल्कुल सही है। और देखिए न्यायपालिका, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका आपके जो है, ये भी आपके कहाँ से है, सर्वोच्च न्यायालय, ये भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत, कोई गड़बड़ी हो गई न्याय लेने में, पुनः उसको देखिए जाकर पुनः सुधार करिए उसमें, इसका भी आपका सिद्धांत जो आपका वहीं से लिया गया है। और एक आपका है जो लगता है क्या, महाभियोग लगता है जो है, महाभियोग, महाभियोग का मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ महाभियोग किस पर लगता है, देखिए यहाँ लिखा भी गया है, देखिए यहाँ लिखा भी गया है, महाभियोग लिखा हुआ है यहाँ पे है, और राष्ट्रपति लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, और खास करके न्यायाधीशों को भी हटाने की व्यवस्था है। ये भी आपकी जो है लेने की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोनों चीजें आपके कहां से ली गई हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, पदेन अध्यक्ष कौन था इसका होता है, उपराष्ट्रपति, किसका पदेन अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय का पदेन उपराष्ट्रपति। बताइए भाई, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च न्यायालय, कोई बताए, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का। लोकसभा और राज्यसभा 2 जो बनते हैं, उसमें से राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। और प्रस्तावना का प्रारूप जो है, ये भी आपका कहां, आपके यूएसए से ही लिया गया। इतनी चीजें, काम की चीजें, मूल अधिकार याद रखिए, न्यायपालिका याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय और महाभियोग याद रखिए, उपराष्ट्रपति का पद याद रखिए। इतनी चीजें आपके कहां से ली गई हैं, ये आपके अमेरिका। अब देखिए अगला नंबर आपका है कनाडा का।
देखिए यहाँ से क्या क्या आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर जो है दूसरे नंबर का देश है ये, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो पहला नंबर देश कौन सा है क्षेत्रफल में? कोई बताए भाई, पहला नंबर देश कौन है विश्व में? क्षेत्रफल को लेकर पहला नंबर पर देश कौन सा है? USSR। यूएसए है कि रूस है भाई? रूस अरे है। भाई वही सोवियत संघ रूस, USSR। अच्छा यूएसएसआर है, रूस है। और रूस के बाद कौन सा देश आता है? कनाडा आता कनाडा। है। तो कनाडा का नंबर यहाँ पे है। कनाडा देखिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो कनाडा है कहाँ पे, किस अमेरिका में, किस महाद्वीप में कनाडा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है कनाडा का ही क्षेत्रफल है, वो कनाडा का ही क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे यूनियन शब्द है, और अवशेष शक्तियां ये कनाडा से लिया गया मुख्य रूप से, पहले लिखा हुआ है हमारी संख्यात्मक व्यवस्था यूनियन। ये शब्दावली आपकी वहीं से लेकर यहाँ देखिए क्या क्या चीजें लिखा गया है। केंद्र तथा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र एवं संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और अवशिष्ट शक्तियां। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका अवशिष्ट शक्तियां, परीक्षा में पूछेगा तो आपसे यही आएगा। अवशिष्ट शक्तियों का जो शक्तियां जो है ये किस देश से ली गई है, इसका साफ साफ जवाब रहेगा, आपको पता रहेगा आपका। ये देखिए यहाँ से भी परीक्षा में बार बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है समवर्ती सूची को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसका क्या यहाँ पे है, इसको लेकर परीक्षा में बार बार प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया वाला। देश भी है महाद्वीप दोनों है, देश भी है और महाद्वीप भी है। अच्छा बताओ, मरी डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। यहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। कंगारू का देश के नाम से प्रसिद्ध है ये। कंगारू मुख्य रूप से, कंगारू राष्ट्रीय पशु है यहाँ का, आपके ऑस्ट्रेलिया का। और अब देखिए यहाँ से जो पूछा हुआ है प्रश्न, आपके मुख्य रूप से आपको समवर्ती सूची याद रखना है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, ये कम पूछा है, कभी कभी आया नहीं प्रश्न है, लेकिन समवर्ती सूची को लेकर प्रश्न परीक्षा में बार बार और कई बार आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला चीज क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये चीज व्यवस्था आपकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ये भी आपके। प्रारूप, प्रारूप कहाँ से लिया गया है? देखिए भाषा यहाँ से ली गई, प्रारूप कहाँ से लिया गया है? इसके पहले था प्रारूप, बताइए। देखिए प्रारूप देखिए अमेरिका से है। प्रारूप कहाँ से है? ये देखिए अमेरिका संविधान से प्रारूप है। भाषा कहाँ से है? भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया से है। अगला देखिए आयरलैंड आपका है। देखिए अब देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया भाई, देख लीजिए इसको भी। आयरलैंड से मुख्य रूप से क्या लिया गया है, ये देखिए यहाँ पे पहला इसका है, ये परीक्षा में आपके आया हुआ है। इसके अलावा कोई प्रश्न आयरलैंड से नहीं आता है। और वह शब्द क्या आपका है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आया हुआ आयरलैंड से है, इसको दिमाग में रखिएगा। परीक्षा में अगर आएगा तो आपसे यही पूछेगा भी आयरलैंड से। इसके अलावा कुछ भी पूछने की संभावना यहाँ से नहीं है। और बताओ बताओ है कहाँ पे, किस अनुच्छेद में है, सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? कोई बताए और किस अनुच्छेद में है ये?
समूर्ति नहीं, सिद्धांत है कि हमें लग रहा है 51 का है ये 51 का में आपके जो है ये आपका है ये 51 का में है। तो राज्यसभा के लिए संसदों के नामांकन, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो पद्धति कौन सी निर्वाचन वाली राष्ट्रपति की है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। नाम एकल बताइए। संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या मत पद्धति कह दीजिए, जो भी कह लीजिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव की जो पद्धति ये भी आपके आयरलैंड से ली गई है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो तत्व जो आपके हैं काम के यहाँ जापान से आ जाइए। जापान से क्या क्या लिया गया है, जापान और जर्मनी। जापान देखिए यहाँ लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही परीक्षा पूछता आपसे। अनुच्छेद 21 की शब्दावली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। और अगला आपका है, परीक्षा में सीधे आपका पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई है, तो जो उत्तर क्या रहेगा आपका, ये जापान से लिया गया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। संविधान संशोधन की पद्धति 1/10 वाला जो सिद्धांत है, 3/10 और 1/10, ये कहाँ से लिया गया मुझे, तो जो क्या बोलते हैं, गढ़पूर्ति बोलते हैं इसको, गढ़पूर्ति संवैधानिक भाषा में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पद्धति कहाँ से ली गई है, आपके जो है दक्षिण अफ्रीका लिया गया। संविधान से जानने की आवश्यकता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के जो होता है, तो राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष का भारत में होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल राज्यसभा का है? 6 वर्ष। 6 वर्ष का है, बहुत बढ़िया। तो इनका निर्वाचन की व्यवस्था और इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का है राज्यसभा का। और स्थायी सदन, अस्थायी सदन कहते हैं इसको, है राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। उपराज्यपाल उपराष्ट्रपति जो होता है वह इसका अधीन अध्यक्ष होता है। और एक चीज आपको याद रखना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के संविधान से आपके ली गई है। अच्छा बताओ, घास का मैदान कौन सा यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में? सवाना। सवाना है, चलिए ठीक है। बेल्ट कहाँ पे है, बेल्ट? चलिए खोजिएगा उसको कहाँ पे है। अगला देखिए यहाँ पे है बीमर संविधान, जर्मनी का बीमर संविधान जो है, ये कहाँ से क्या लिया गया है। तो आपातकाल व्यवस्था जो है में राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के स्थगन के बारे में जो भी चीजें हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें क्या है, आपातकाल की व्यवस्था जो मुख्य रूप से कहाँ से ली गई है, ये जर्मनी के बीमर संविधान से। आपातकाल में सभी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथों में आकर के सिमट जाती हैं। उसमें राष्ट्रपति जो चाहे तीनों सेनाओं का मालिक हो जाता है, वो सबको भंग करने का क्षमता, सब कुछ करने की क्षमता, सब कुछ उसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है आपातकाल में। 3 बार भारत में आपातकाल तो कब लागू हुआ है? चलिए 62, 65, 72। हाँ चलो बढ़िया, 62, 65, 72। और 3 आपातकाल भी होते हैं संवैधानिक शब्दावली, वित्त आपात, राष्ट्रपति आपात, और एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। 52, 56, 60 जो आपका ये भी परीक्षा में बहुत पूछता है, कौन सा किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपात 352 है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार देखिए उसको। कहाँ गई कलम भाई हमारी, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए 52 माने 352, 56 और 60,
ये सबके पहले 3 जोड़ लीजिए, 352, 356, 360। ये राष्ट्रीय आपात है, ये राष्ट्रपति आपात है, और ये वित्त आपात है। 352 आपका जो है विदेशी आक्रमण को होता तब समस्या होती है। राष्ट्रपति शासन कहीं लगाना, जैसे आप लगाना है तो वहां पे इसके लिए 356 का प्रयोग होता है। वित्त आपात के लिए जो है 360 होता है। ये तीनों चीजें भी आपको दिमाग में रखना है। और बाकी 3 जो है, राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था, आपका आपातकाल जब लागू हुआ था चाइना का आक्रमण में, चलिए आगे आते हम लोग हैं, तो बीमर का संविधान या जर्मनी के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था दी गई है। तो इस तरह से आपका कौन से कहां से लिया गया समाप्त होता है। कुछ प्रश्न बता दीजिए हमको, अब टाइम ज्यादा हो गया है। अब यहीं पर समाप्त कर देंगे, इसी पे के साथ समाप्त कर देंगे। इसको बता दीजिए, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? बताइए भाई, कौन मतलब उत्तर देगा इसका? भाग 3। चलिए, भाग 3 में है और इसका जवाब बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें है? भाग 3 का। कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35। 12 से 35, बहुत बढ़िया। अगला है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण स्वतंत्रता के का विरुद्ध अधिकार है। अधिकार है? चलिए, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या सही करेंगे? सी, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन। ये वास्तविकता यही है बिल्कुल, ये कि अभी भी समस्या ये है, संवैधानिक शब्दावली नहीं है ये। और इसके लिए अंबेडकर ने भी संघर्ष किया था, स्त्रियों को समान वेतन के लिए, समान सम्मान दिलाने के लिए, लेकिन तभी वही कोर्ट में वही मतलब उसका निर्णय हो नहीं पाया। अगला देखिए, यहाँ पे है, इस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संशोधन कौन सा था वो? 42वां। तो 42वां संशोधन बिल्कुल सही है। इस तरह से आपकी कक्षा आज समाप्त यहीं पे होती है। मौलिक अधिकार को लेकर के और स्रोतों को लेकर के चर्चा हम लोग किए। आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सभी लोगों को शुभ रात्रि।